हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एएमजी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में हमने पिछली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा बाबर को। और अब हम पढ़ेंगे बाबर के ही लड़के हुमायूं हुमायूं को। तो आज हम पढ़ने का काम करेंगे किसको? हुमायूं को। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास की क्लास में हुमायूं का टॉपिक। इंडियन हिस्ट्री की क्लास है और इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे हुमायूं को। हुमायूं को पढ़ने का क्या करेंगे आज? काम करेंगे। तो हुमायूं जो है बाबर का बेटा है। किसका बेटा है? बाबर का बेटा है। बाबर का पुत्र है। और हुमायूं का जन्म जो है 6 मार्च। इसका जन्म जो है 6 मार्च 1508 ईस्वी के अंदर होता है। 6 मार्च 1508 ईस्वी के अंदर काबुल में होता है। इसका जन्म कहाँ होता है? काबुल में होता है। और जो बाबर की पत्नी थी माहम बेगम के पेट से किसका जन्म होता है? हुमायूं का जन्म होता है। उसकी कोख से हुमायूं का जन्म होता है। और भारत के अंदर बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में। तो 1530 के बाद में भारत के ऊपर शासन कौन करेगा? हुमायूं करेगा। दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठेगा। तो हुमायूं का जो शासन काल है वो शासन काल है 1530 से 1540 ईस्वी तक। कि भारत के अंदर ऐसा शासक था, पहला और एकमात्र ऐसा शासक था जो दिल्ली की गद्दी के ऊपर 2 बार बैठा। तो कौन था? हुमायूं था। ये पहली बार तो बैठा 1530 से 1540 में। और उसके बाद में 1555 से 1556 ईस्वी तक की 2 बार बैठा। एक बार 10 साल 10 वर्ष शासन किया और एक बार 1 वर्ष शासन किया। तो दिल्ली के तख्त के ऊपर 2 बार काबिज होने वाला जो राजा है, जो सुल्तान है, जो शासक है, वो कौन है? हुमायूं है। किसका बेटा है? बाबर का। तो बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कि जब हुमायूं क्या होता है, हुमायूं शासक बनता है तो ये जो क्षेत्र है अपने भाइयों में भी बांट देता है। तो ये इसकी समस्या है, कठिनाई है। जो इसके कठिन दिन आएंगे इसी के कारण आएंगे, क्योंकि जब हुमायूं क्या है अपने भाइयों में क्षेत्र को बांट देता है तो हर एक भाई इसका ये सोचता है कि मैं भी और क्षेत्रों पे क्या करूं? अधिकार करूं। वो हुमायूं का साथ है नहीं देते। इसी कारण से हुमायूं क्या है 1540 तक ही राज कर पाया। उसके बाद उसको भारत छोड़ के भागना पड़ा। तो 4 पुत्र थे। एक था हुमायूं और दूसरा दूसरा जो इसका पुत्र है उसका नाम है अस्करी। तीसरा इसका पुत्र है, इसका नाम है कामरान। और चौथा पुत्र का नाम है हिंदाल। कि 4 पुत्र थे। चारों के अंदर हुमायूं क्या करता है? क्षेत्र बांट देता है। अपने पास रखता है हुमायूं लाहौर और दिल्ली। इस अस्करी को देता है संभल का क्षेत्र और कामरान को देता है काबुल और कंधार। और हिंदाल को देता है मेवात का क्षेत्र और अलवर का क्षेत्र। कहीं कहीं आपको मेवाड़ भी लिखा मिलेगा, मगर मेवात और अलवर का क्षेत्र क्या करता है? हिंदाल को देता है। कामरान क्या करता है? कामरान जो है अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है और इसी के लिए हुमायूं के ऊपर आक्रमण कर देता है। और जो लाहौर का क्षेत्र है उसको उसके ऊपर भी क्या कर लेता है? अपना अधिकार कर लेता है। इतनी बात समझ में आई कि कामरान क्या है? हुमायूं के ऊपर ही आक्रमण कर देता है और लाहौर का क्षेत्र अपने अधिकार में ले लेता है।
अब हुमायूं जो है, हुमायूं की आयु थी 12 वर्ष। 12 वर्ष की आयु में हुमायूं जो है बंदाद शाह का सूबेदार बनता है। कि 12 वर्ष की आयु में हुमायूं क्या है, सूबेदार बन जाता है। और उसके बाद में 1540 में जैसे ही मृत्यु होती है, उसके बाद में 1540 के अंदर हुमायूं क्या करता है, भारत की गद्दी के ऊपर बैठता है। तो जब भारत पर हुमायूं ने शासन शुरू किया, या जब हुमायूं क्या है, शासक बना, तब पूरे भारत पर मुगलों का अधिकार था। सिवाय 3 स्थानों को छोड़कर। कि 1530 के अंदर जब हुमायूं शासक बनता है भारत का, तब पूरे भारत के ऊपर किसका शासन था, मुगलों का शासन था। मगर किन 3 स्थानों को छोड़कर, उसकी चर्चा हम करेंगे। कि 3 स्थानों को छोड़कर बाकी सारे के सारे भारत के ऊपर मुगलों का क्या था, अधिकार था। जब हुमायूं राजा बनता है तब की बात कर रहा हूं। और वो 3 स्थान कौन से थे, एक था गुजरात। गुजरात के अंदर जिस व्यक्ति का शासन था वो था बहादुर शाह, कि बहादुर शाह का शासन था। और एक था बंगाल। बंगाल के ऊपर महमूद लोदी का शासन था। और ये महमूद लोदी जो है वो इब्राहिम लोदी का भाई है। इब्राहिम लोदी का क्या है, भाई है। और एक क्षेत्र था बिहार। बिहार के अंदर शेर खां, शेर खां का शासन था। और इस शेर खां का जो नाम है, जिसको हम जानते हैं, वो है शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी ही कौन है, शेर खां है। शेर खां इसका क्या है, वास्तविक नाम है। उसके बाद में शेरशाह सूरी रखा। तो इन तीनों क्षेत्रों को छोड़कर सारे के सारे भारत के ऊपर किसका शासन था, हुमायूं का शासन था। अब 1530 में हुमायूं राजा बनता है। तो 1531 में, 1500 बात है 1531 ईस्वी की। तो 1531 ईस्वी में हुमायूं कालिंजर पर आक्रमण करता है। कि कालिंजर पर क्या करता है, आक्रमण करता है। और कालिंजर का किला जो होता है, उसके उसको वो जो अधीन आता है किसके, उसका कालिंजर का जो शासक होता है, वो शासक था प्रताप, प्रताप रुद्रदेव। इन दोनों के बीच में क्या होता है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है कालिंजर के किले के लिए। मगर जैसे ही ये आक्रमण करता है, तो इसको हुमायूं को एक खबर मिलती है कि जो ये महमूद लोदी है, ये महमूद लोदी आगरा की तरफ क्या है, बढ़ रहा है, जौनपुर से आगे निकल गया है। तो ये इस प्रताप रुद्रदेव से जो हरजाना होता है, कि जितने भी सैनिकों की हानि हुई है, जितने सैनिक मरे हैं उतने सैनिक, और जितने भी धन की हानि हुई है उतना धन लेकर वापस लौट जाता है। वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है। 1532 की बात है। 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध होता है।
दोहरिया का युद्ध होता है। और दोहरिया का युद्ध किस किस के बीच में होता है? एक तरफ होता है महमूद लोदी और एक तरफ होता है हुमायूं। इस युद्ध के अंदर हुमायूं की क्या होती है? जीत होती है। और महमूद लोदी की क्या होती है? हार होती है। कि महमूद लोदी हार जाता है और हुमायूं क्या है? जीत जाता है। उसके बाद में बात करते हैं 1533 ईस्वी की। तो 1533 ईस्वी में ये जो हुमायूं है, हुमायूं ने चुनार के किले पर आक्रमण किया। चुनार के किले पर क्या किया? आक्रमण किया। कब? 1533 ईस्वी में। और उस समय इस चुनार के किले का जो शासक था वो था शेर खां। कि शेर खां बोले तो शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं आमने सामने होते हैं। और इस चुनार के किले को हुमायूं ने 4 महीने तक घेरे रखा था। आखिर में क्या होता है? शेर खां और हुमायूं के बीच में क्या होती है? एक संधि होती है, समझौता होता है। और समझौता में क्या होता है कि शेर खां जो है, जो हुमायूं का शाही सैनिक बल होता है, कि शेर खां क्या करेगा कि संधि इस बात पे होती है कि शेर खां अपने पुत्र के साथ अपने सैनिक बलों में से एक टुकड़ी जो है हुमायूं के सैनिक बल में क्या करेगा? शामिल करेगा। और इसी संधि के कारण हुमायूं क्या कर देता है? वापस से लौट जाता है। अब बात करते हैं 1534 ईस्वी की। 1534 ईस्वी में हुमायूं ने बंगाल के अंदर 2 व्यक्ति होते हैं। उस एक का नाम होता है महमूद जमाम मिर्जा और एक का नाम होता है महमूद सुल्तान मिर्जा। दोनों व्यक्ति क्या करते हैं? हुमायूं के खिलाफ है विद्रोह कर देते हैं। तो 1534 ईस्वी में बंगाल में महमूद जमाम मिर्जा एंड महमूद सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया। कि हुमायूं ने इस बंगाल के अंदर विद्रोह करता है। एक तो महमूद जमाम मिर्जा और इसको हम मोहम्मद भी बोलते हैं। मोहम्मद और मोहम्मद या महमूद एक ही बात है। मोहम्मद या महमूद जमाम मिर्जा या मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, इन दोनों व्यक्तियों ने क्या करते हैं? ये हुमायूं के खिलाफ है विद्रोह करते हैं। और हुमायूं ने इस विद्रोह को क्या है? सफलतापूर्वक दबाया। कि वो इस विद्रोह को बहुत अच्छे तरीके से काबू में करता है और इस विद्रोह को क्या कर देता है? दबा देता है। अब बात आती है 1535 और 36 की। 1535 और 36 की। तो ये क्या करता है? गुजरात के ऊपर आक्रमण करता है, मगर गुजरात से पहले ही रोक लिया जाता है। तो ये क्या करता है? हुमायूं जो है गुजरात के राजा 1535 और 36 में गुजरात के राजा बहादुर शाह व हुमायूं के बीच सारंगपुर में
सारंगपुर में संघर्ष होता है। इस सारंगपुर के मैदान के अंदर, सारंगपुर जो जगह है, जो क्षेत्र है, उसके अंदर क्या होता है, युद्ध होता है दोनों के बीच में, बहादुर शाह और हुमायूं। और बहादुर शाह जो है, इसके लिए एक, इसने जो है अपने युद्धों के लिए कि किसी के साथ लड़ाई हो जाए, इसके लिए इसने टर्की जो देश है, टर्की से एक कुशल तोपची रूमी खां के द्वारा एक तोपखाने का निर्माण करवाया हुआ था। कि बहादुर शाह ने क्या किया था कि ये बहुत दूरदर्शी सोच का व्यक्ति था, तो इसने पहले ही टर्की से एक कुशल तोपची रूमी खां को बुलाता है। उस रूमी खां से एक तोप खाने का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। मगर ये इसके काम नहीं आता। बहादुर शाह क्या हो जाता है, हार जाता है। और उसके बाद में 1537 ईस्वी में बहादुर शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु 1537 ईस्वी में। उसके बाद में हुमायूं जो है, गोड़ जो है बंगाल की राजधानी थी। बंगाल की क्या थी, राजधानी। उसके ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है। उसके ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है। और वहां पे इसकी जो लड़ाई होती है, युद्ध होता है, वो होता है हुमायूं वर्सेस स्थानीय सरदारों से। किन किन के बीच में, एक तरफ था हुमायूं और एक तरफ इसके सामने थे स्थानीय, जो वहां पर लोग रहते थे, उन्हीं में से सरदार थे। स्थानीय सरदारों और हुमायूं के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, लड़ाई होती है। तो वहां के जो स्थानीय सरदार थे, इनकी बहुत ज्यादा मृत्यु होती है। बहुत सरदारों की मृत्यु होती है। और इसी मृत्यु की, बहुत ज्यादा मृत्यु हो गई। इन्हीं मृत्यु को देखते हुए हुमायूं जो क्या है, इस गोड़ का नाम परिवर्तित कर देता है, नाम बदल देता है। इस गोड़ का नाम बदलता है और क्या रख देता है, जन्नता बाद रख देता है। जन्नता बाद रख देता है। किसका नाम, गोड़ का नाम, जो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। हुमायूं ने इसके ऊपर क्या किया, आक्रमण किया। और आक्रमण के समय में इसका सामना किससे हुआ, स्थानीय सरदारों से हुआ। और बहुत ज्यादा सरदार क्या है, इस आक्रमण के अंदर मारे गए। तो इन्हीं मौतों को देखते हुए इसने इस गोड़ का नाम क्या बदल दिया, जन्नता बाद कर। अब 1500 बात है 1539 ईस्वी की। 1539 ईस्वी के अंदर क्या होता है, चौसा का युद्ध होता है। क्या होता है, चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध होता है। और ये जो चौसा का युद्ध है, ये किन किन के बीच में लड़ा जाता है, ये एक तरफ होता है हुमायूं और एक तरफ होता है शेर खां। शेर खां कि ये, इसकी क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। और इसकी क्या होती है, हार होती है। तो ये जो युद्ध, चौसा का युद्ध है, ये करमनासा नदी के किनारे लड़ा गया। कि ये करमनासा नदी के किनारे
लड़ा गया। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है, हुमायूं वर्सेस शेर खां। शेर खां क्या कर जाता है इस युद्ध में? जीत जाता है, और हुमायूं क्या कर जाता है इस युद्ध में? हार जाता है। मगर हुमायूं क्या है, जब हारने की स्थिति आती है तो ये भाग जाता है, और ये इस कर्मनाशा नदी के अंदर कूद जाता है। तो इसकी जो जान है वो एक व्यक्ति है निजाम भिश्ती। भिश्ती वो होता है जो नावों को चलाता है। निजाम भिश्ती नामक नाविक ने हुमायूं की जान बचाई। कि इसकी जान किसने बचाई? निजाम भिश्ती नाम का एक व्यक्ति होता है जो नाविक होता है, अपनी नाव लेकर के इस नदी में जा रहा होता है। ये डूब रहा होता है। तो इसके डूबते को देखकर निजाम भिश्ती नामक व्यक्ति ने इसकी क्या है जान बचा देता है, इसको निकाल लेता है। और हुमायूं इस बात से क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। तो निजाम भिश्ती को क्या करता है कि इस निजाम भिश्ती को दिल्ली का एक दिन के लिए शासक बना देता है। कि दिल्ली का एक दिन के लिए क्या बना देता है? शासक बना देता है। और इस निजाम भिश्ती ने एक दिन के शासन में क्या किया? चमड़े के सिक्के चलवाए। ये चमड़े के क्या चलवाता है? सिक्के चलवाता है। कि निजाम भिश्ती ने एक दिन के शासन में किसके सिक्के चलवाए? चमड़े के सिक्के चलवाए। अब बात करते हैं 1540 ईस्वी की। 1540 ईस्वी की। तो 1540 ईस्वी में क्या होता है? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। कन्नौज का युद्ध होता है। कि इसने अपनी जिंदगी में क्या है? युद्ध ही युद्ध किए। बहुत ज्यादा कठिनाई रही कि एक मिनट भी, एक समय भी ऐसा नहीं आया कि इसके ऊपर कठिनाइयों का साया नहीं रहा हो। इसके ऊपर हमेशा ही क्या था? कठिनाइयों का साया रहा। इसने इसकी जिंदगी में हमेशा युद्ध ही चलते रहे। कि इसने 1540 ईस्वी में बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध किया। और इस युद्ध के अंदर आमने सामने कौन होता है? एक तरफ होता है शेर खान और एक तरफ होता है हुमायूं। एक तरफ कौन होता है? शेर खान। एक तरफ क्या होता है? हुमायूं। और शेर खान ही क्या है? शेरशाह सूरी है। तो इस युद्ध के अंदर हुमायूं को क्या करना पड़ता है? भारत छोड़ के शेर खान मजबूर कर देता है, इसको भारत से बाहर निकाल देता है, भारत से भगा देता है। भारत से हुमायूं को भगा देता है। इसकी शेर खान की क्या होती है? इस युद्ध में जीत होती है। इसकी क्या होती है? हार होती है। कि हुमायूं को भारत छोड़ करके क्या करना पड़ता है? भागना पड़ता है। जब हुमायूं भागता है तो गद्दी के ऊपर शासन कौन करेगा? शेर खान। तो 1540 ईस्वी में, कि मैंने क्या लिखा था पहले 1530 से 1540, तो 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में इसको क्या करना पड़ा? देश छोड़कर, भारत देश छोड़कर भागना पड़ा। तो इसका शासनकाल क्या है? 1540 के अंदर खत्म हो जाता है। अब ये दोबारा से 1555 के अंदर गद्दी के ऊपर, दिल्ली के तख्त के ऊपर बैठेगा। उसके पहले क्या क्या हुआ वो हम पढ़ने का काम करेंगे। कि 1540 में इसने भारत को छोड़ा तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो 1541 की बात है। 1541 ईस्वी में ये कहाँ जाता है? अमरकोट जाता है। और अमरकोट का राजा कौन होता है? किसकी शरण में रहता है? तो ये अमरकोट, जिसकी अमरकोट के राजा की शरण में रहता है। अमरकोट का राजा होता है वीरसाल। कि वीरसाल की शरण में ये
रहता है। और 1541 में ही एक व्यक्ति होता है मीर अली अकबर। मीर अली अकबर ये क्या है, इसके एक भाई का गुरु था, तो पहले से जान पहचान थी इसकी। तो मीर अली अकबर की पुत्री से क्या कर लेता है, 1541 में शादी कर लेता है, और इसकी पुत्री का नाम होता है हमीदा बानो। हमीदा बानो से क्या करता है, शादी करता है, कि हमीदा बानो से शादी करता है। कि हुमायूं को क्या लगा था कि बिल्कुल खाली टाइम है भाई, कुछ ना कुछ तो करें, तो क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। किससे, हमीदा बानो से। और कब की, 1541 में। और ये हमीदा बानो कौन थी, तो मीर अली अकबर की पुत्री थी। तो 1541 में ही 15 अक्टूबर बात आती है, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी की। 1542 ईस्वी में किसका जन्म होता है, अकबर का। अब हमारे इतिहास के अंदर हमें क्या पढ़ाया गया था, कि बहुत सम्राट राजा था, कि बहुत सुंदर था, मगर ऐसा कुछ नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति था, अगर सामने से देख लिया जाए तो शाम का जो खाना खाते हैं उसकी चाहत ही खत्म हो जाए, इतनी खराब शक्ल थी इसकी, इतने लंबे लंबे दांत थे, बहुत बदसूरत व्यक्ति था। मगर हमें क्या बताया गया कि अकबर बहुत ही सुंदर था, बहुत महान था। तो ऐसा कुछ नहीं था। आपको हर एक किताब में लिखा जाएगा कि मुगल काल के सम्राट, कि सबसे शक्तिशाली सम्राट का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को। मैं नहीं लिखता क्योंकि सम्राट नहीं था, योग्य शासक था ही नहीं, ना ही सुंदर था। ये बातें हमें भ्रमित करने के लिए फैलाई गई है। तो 15 अक्टूबर 1542 को किसका जन्म होता है, अकबर का जन्म होता है। और इसके बाद में इसी 1542 के अंदर क्या करता है, ये अकबर को दाई माँ के पास छोड़कर अपनी पत्नी के साथ ईरान चला जाता है। कि कहाँ चला गया, ईरान चला गया, अकबर को वहीं छोड़ दिया, अमरकोट में ही। किसके पास, दाई माँ के पास। कि कोई दाई थी, उसकी माँ थी। तो दाई माँ बोलते हैं जो जन्म करवाती है, तो जो डिलीवरी करवाती है उसको बोलते हैं दाई, और उसको क्या बोलते हैं, दाई माँ। तो उसी दाई माँ के पास छोड़ करके क्या पत्नी और पति दोनों की, हुमायूं और हमीदो बानो कहाँ चले गए थे, ईरान चले गए थे। अब क्या है, बात आती है 1545 ईस्वी की। कि 1545 ईस्वी में हुमायूं जो है वापस आता है, और वापस आकर के क्या करता है, ईरान के शासक की सहायता से काबुल व कंधार पर अधिकार कर लेता है। काबुल और कंधार पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। कि 1545 में काबुल और कंधार पर किसका शासन था, तो वो था कामरान का। और कामरान कौन था, हुमायूं का भाई था। तो कामरान के ऊपर आक्रमण करता है और काबुल और कंधार को अपने अधिकार में ले लेता है। कौन, हुमायूं ले लेता है अपने अधिकार में। कि पहले अपने भाई को देखा जाता था, केवल और केवल मतलब था राज करने से, बड़ी भोग विलास की जिंदगी जीने से। कोई भाई हो चाहे कुछ भी हो, किसी को कोई भी मतलब नहीं था। तो उसके बाद में क्या होता है, 1500 बात आती है 1554 ईस्वी की। तो 1554 ईस्वी में जो हुमायूं है वो पेशावर व सिंध पर
अधिकार कर लेता है। पेशावर और सिंध पर 1554 में अधिकार कर लेता है। और बात आती है 1555 ईस्वी की। 1555 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध। और ये मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है, ये एक तरफ होता है हुमायूं, एक तरफ कौन होता है? हुमायूं। और एक तरफ होता है हेबत खान। और हेबत खान के साथ में होता है तातार खान। ये दोनों एक साइड होते हैं और हुमायूं क्या होता है? एक साइड होता है। तो दोनों के बीच में युद्ध लड़ा जाता है जिसमें हुमायूं की क्या होती है? जीत होती है। और हेबत खान और तातार खान की क्या होती है? हार होती है। और इस युद्ध के बाद में बात आती है 1555 ईस्वी की ही। और 1555 ईस्वी में एक युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध जो है, दो सेनाओं के बीच में होता है। एक सेना होती है हुमायूं की और एक सेना होती है अफगानी सेना। कि किस किस के बीच में लड़ा जाता है? तो एक अफगानी सेना होती है और एक होती है मुगल सेना। बोले तो एक साइड हुमायूं था और एक साइड कौन था? अफगानी सेना थी। अफगानी सेना का जो नेतृत्व है वो किया था सिकंदर शाह सूर ने। और इस मुगल सेना का जो नेतृत्व है वो किया था बैरम खान ने। बैरम खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। जो हुमायूं की सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने किया था। और अफगानी सेना का नेतृत्व सिकंदर शाह सूर करता है। तो इस युद्ध के अंदर क्या हो जाता है? सिकंदर शाह सूर और अफगानी सेना की क्या होती है? हार होती है। और इसकी मुगल सेना यानी हुमायूं की क्या होती है? तो जीत होती है। इसी युद्ध के बाद में हुमायूं क्या है? इसी सरहिंद के युद्ध के बाद में हुमायूं दोबारा दिल्ली के तख्त पर बैठता है कि भारत का दोबारा शासक बन जाता है। और इसी युद्ध के बाद में क्या है? दिल्ली के तख्त के ऊपर दोबारा बैठता है। तो दिल्ली के तख्त के ऊपर दो बार बैठने वाला शासक कौन था? केवल और केवल हुमायूं था। याद रखना, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक है जो दिल्ली के तख्त के ऊपर दो बार बैठा? तो वो है हुमायूं। पहले बैठा 1530 से 1540 तक, उसके बाद 1555 से 1556 तक। तो जैसे ही दोबारा इस तख्त के ऊपर बैठता है तो ये क्या करता है? 1556 में एक में दिल्ली के निकट एक शहर स्थापित करता है। एक दिल्ली के निकट एक शहर स्थापित करता है और उस शहर का जो नाम होता है वो नाम होता है जी दीन पनाह। दीन पनाह। दीन पनाह जो नाम होता है वो किसका नाम होता है? हुमायूं के द्वारा दिल्ली के निकट बसाए हुए एक शहर का नाम होता है। और बात है 1556 ईस्वी की ही कि इस दीन पनाह के अंदर एक पुस्तकालय होता है, बोले तो लाइब्रेरी होती है। इस 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से पांव फिसलकर
गिरने से हुमायूं की क्या हो जाती है जी, मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कि इसी दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से क्या है, गिर पड़ा था, गिर पड़ने से चोटें आई, चोटें आने के कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब, 1556 ईस्वी में। तो ये दोबारा जो है 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक ही क्या कर पाया, भारत के अंदर शासन कर पाया, केवल और केवल 1 वर्ष तक। उसके बाद में इसका जो मकबरा है, इसका मकबरा बनाया गया। और इसका मकबरा जो है हमीदा बानो या हाजी बेगम, दोनों ऑप्शन में आते हैं। कई बार हमीदा बानो होती है तो कई बार हाजी बेगम होती है। हमीदा बानो होगी तो हाजी बेगम नहीं होगी, हाजी बेगम होगी तो हमीदा बानो ऑप्शन में नहीं होगी। तो दोनों ऑप्शन में आती है तो दोनों लिख दी कि हमीदा बानो या हाजी बेगम ने बनवाया। और इसका जो मकबरा है, इसका जो मकबरा है, इस मकबरे में ईरानी संस्कृति, ईरानी संस्कृति का प्रभाव है। कि इसके मकबरे में ईरानी संस्कृति का क्या है, प्रभाव है। और इस मकबरे को जो है, इस मकबरे को वास्तुकार जो है, इस मकबरे का वास्तुकार मिर्जा ग्यास बेग था, या ग्यास बेग मिर्जा, दोनों ही नाम लिखे होते हैं। मिर्जा ग्यास बेग या ग्यास बेग मिर्जा था। किसका, इस मकबरे को बनाने का वास्तुकार, की इसका डिजाइन देने वाला कौन था, मिर्जा ग्यास बेग था या ग्यास बेग मिर्जा था। तो हुमायूं की एक आत्मकथा है। हुमायूं की क्या है, एक हुमायूं की आत्मकथा है। और इस आत्मकथा का नाम है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा। और इस हुमायूंनामा जो ये आत्मकथा है, इसको पूरा करने का काम जो है, गुलबदन बेगम ने किया। इसको पूरा करने का काम किसने किया, हुमायूं की जो आत्मकथा है उसका नाम है हुमायूंनामा। और हुमायूंनामा को पूरा करने का काम किसने किया, गुलबदन बेगम ने। और ये जो गुलबदन बेगम है, ये हुमायूं की क्या है, ये हुमायूं की बहन है। कि गुलबदन बेगम जो है क्या है, हुमायूं की बहन है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हुमायूं को पढ़ा, पूर्ण रूप से पढ़ा कि भारत पे कब से कब तक शासन किया, कब हुमायूं का जन्म हुआ। तो सब कुछ क्या है, हुमायूं को संपूर्ण रूप से पढ़ने का हमने काम किया। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्या करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, आप सबसे आज्ञा लेता हूं। आज के लिए धन्यवाद।